हूं कि आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ। मेरा शुरू से ही जी मेरा इंटरेस्ट सेवा भाव में। किरण पाल सिंह कहते थे एक दिन दादरी का बताया 95 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा। तो क्या ऐसा क्षेत्र डेवलप हो रहा है दादरी क्षेत्र में, ये बताइए थोड़ा सा। वहां पे गड्ढे मुक्त सड़कें हैं, क्या वहां पे इंफ्रा डेवलप हुआ है, क्या नोएडा से हटके कंपनियां दादरी क्षेत्र में जा रही हैं? निधि अगर देखे जाए तो हमारी 15 करोड़ लेकिन 925 करोड़ के काम कर रहे हैं। दादरी विधानसभा की स्थिति को मैंने 4 हिस्सों में बांटा। आज हमारी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कैसे कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? दादरी में मैंने मर्डर होते थे, दादरी में मैंने दुकानों से मर्डर जाते थे जी, दादरी में मैंने सेठों का पलायन देखा जी, दादरी में मैंने खून के लेटर दुकानों पर पहुंचते हुए देखे जी। अब इसलिए अब ऐसा राज है यूपी के अंदर कि अब हमारे उद्योग करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्री हम बन गए हमारे, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। ऐसे समय अवेलेबल बना 2017 में जब उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ। दादरी विधायक तेजपाल नागर को भी बोला जाता है कि वो बहुत सौम्य है और वो जब जाते हैं तो अपने अधिकारियों से काम करा लेते हैं और अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। तो मेरी प्रारंभ से ये रहा है कि मैं सही काम के लिए कोशिश करता हूँ, कहने गलत काम को नहीं कहता, कि मेरा सही काम जो जनता का सही काम हो वो का हो, क्या पुलिस प्रशासन है या कोई और प्रशासन। मुझे तो मेरी जनता तो मुझसे खुश है जी, और सही काम उसके हुए। तो क्या कभी आपके पास आने के बाद, जैसे अथॉरिटी में आपने कहा कि इसको उड़ा दो, जाओ बुलडोजर हटा दो, लगातार कॉलोनियों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं? अच्छी कॉलोनी दिक्कत ये है कि वहाँ जो कॉलोनाइजर हैं वो सब बसा जाते हैं, टूटी फूटी सड़क बना देते हैं जी, गरीब लोग जो बाहर के लोग हैं मतलब उनको फंसा लेते हैं किसी तरीके से दिखाते हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये कैसा एरिया है, यहाँ हमें प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मालूम नहीं है जी। ये कच्ची कॉलोनी जब बस जाती हैं, जब इसमें इनमें आबादी हो जाती है जी, तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता आबादी में। तो आप जब विकास के लिए बात करते हैं, रोड डालने के लिए, नाली डालने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, जो जिसको ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि सौंदर्यीकरण का काम, पहले इन कॉलोनियों में इतना बदलाव आया है कि जो सरकारी रास्ते छुटे हुए हैं कागज में जी, और उसके दोनों साइड में कॉलोनी बस गई जी, और एक रास्ते ऐसे हैं जैसे मान ली किसी का 50 बीघी जमीन थी, उसमें प्लॉट काटे तो खेतन में का रास्ता बना लिया, अपने निजी रास्ता हो गया। मैं इस बारे में आपका जब भी मेरी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी, मुख्यमंत्री जी को इन चीजों से अवगत करें। क्या वो भ्रष्टाचार की सीमा इस सरकार में एनजी रवि कुमार के नेतृत्व में या इस सरकार में क्या कम हुई है? अथॉरिटी की स्थिति बहुत दयनीय होगी। आज अथॉरिटी पहले से बहुत अधिक अच्छी स्थिति में है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं दादरी क्षेत्र के विधायक यानी गौतम बुद्ध की जो तहसील यानी दादरी क्षेत्र के विधायक तेजपाल नागर जी। तो आज बात करेंगे खुलकर, राजनीति पर भी होगी, पावर पर भी होगी, जनता के सवालों पर भी होगी। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर्वाय धन्यवाद आपका। तो हम शुरुआत ही जैसे करते हैं, कोई भी चीज है तो सबसे पहले परिचय से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन आपका कोई परिचय कोई ऐसा मोहताज नहीं है क्योंकि अधिकतर लोग जनता से आप जुड़े रहे हैं, सरल स्वभाव है आपका और आपको सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? आपने राजनीति, आप एक शिक्षक थे, शिक्षक के बाद आपने राजनीति का क्षेत्र चुना, आखिर ऐसा क्या मोड़ आया? तो आप अपने तरीके से बताइए जो जनता जानना चाहती है। देखिए शर्मा जी जी, मैं दादरी से भारतीय जनता पार्टी से जी दूसरी बार विधायक जी। मेरा जन्म जी आकलपुर जागीर में हुआ जी, जो आज बिसरख ब्लॉक में गांव है जी, उसमें मेरा जन्म हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जी प्राइमरी में आकलपुर जागीर में हुई जी। जब मैं छोटा सा था जी तो प्रधानी के चुनाव होते थे जी, लेकिन प्रधान को गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आता था काम कराने जी। गांव में कीचड़ रहती थी रास्ता में जी। उस समय श्रमदान का जमाना था। ये कौन से समय की बात कर रहे हैं? कौन सी समय की बात कर रहा हूँ? 65 के आसपास, 65 की 65 जी 64-65 की बात कर रहा हूँ जी। तो हमने गांव में एक समिति बनाई, ग्राम सुधार समिति जी। उसका अध्यक्ष मुझको बनाया गया जी। मैंने अपने बहुत सारे साथियों को लिए उसमें रखा जी,
और मेरा शुरू से ही जी मेरा इंटरेस्ट सेवा भाव में रहा है। जी मैंने प्रारंभ में, जब गांव के रास्ते इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी जी और गांव में किसानों के पास पैसा नहीं होता था जी, मुख्य फसल हमारी गेहूं थी जी और पहले जब फसल बेच करके ही लोग शादियां करते थे, बच्चों के शादी करते थे जी और फसल बेच कर ही मकान बनाते थे और फसल से ही लोग बच्चे इनकी शिक्षा करते थे। जी तो मैंने सोचा कि भाई ये रास्ते तो बनेंगे नहीं, जी कीचड़ रहेगी गांव में। जी तो मैंने समिति बनाई और समिति बनाया कि हमने 5-5 किलो गेहूं प्रत्येक घर से उगाए जी और रास्तों को ठीक करने के लिए हमने श्रमदान किया, मिट्टी डाली गाड़ी होगी से और उस नाज को बेच करके जो पैसा आया उससे हमने ईंट मंगाई जी और गांव में खरंजा कराई। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट सेवा में रहा है, जी विकास कार्यों में रहा है। जी फिर हम इंटरमीडिएट हमने मिहिरभोज इंटर कॉलेज दादरी से करी जी और फिर हम मिहिरभोज पीजी कॉलेज दादरी में जी मैंने बीएससी में एडमिशन। जी जी मिहिरभोज पीजी कॉलेज दादरी में जब मैं पढ़ता था जी तो उस समय छात्र संघ के चुनाव होते थे। मैं छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी बना, एक बार जी चुनाव लड़ा, फिर अगले साल दूसरा चुनाव लड़ा, छात्र संघ का अध्यक्ष बना। जी इन चुनावों से छात्र संघ जब आप अध्यक्ष चुने गए तो उस समय कौन सा ईयर था वो? मैं ईयर था 74-75 74-75 जी 74-75 उस समय सरकार किसकी हुआ करती थी? कांग्रेस की जी। तो मैं अध्यक्ष बना छात्र संघ का। मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनका नाम था स्वर्गीय किरणपाल सिंह जी। हम केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे और मैं इतना पॉपुलर था यूनियन में, छात्र नेताओं में कि किरणपाल सिंह कहते थे एक दिन दादरी का विधायक बनेगा जी। वो बाद में इस्तीफा दे गए कॉलेज से, वो चुनाव लड़े, एमएलए बने, बुलंदशहर के रहने वाले थे, अगौता से एमएलए बने, कई बार एमएलए बने जी। और एक बार सपा सरकार में मंत्री बने जी, शिक्षा मंत्री। जब मुझे कहीं मिल जाया करते थे तो मैं कह करता गुरुजी आपने आशीर्वाद सही दिया, हमारा तो नंबर नहीं आया जी। जब मुझे टिकट मिला 2017 में तो बुलंदशहर से उनका फोन आया, देव तेजपाल बधाई हो, मैं कहता नहीं तो एमएलए बनाना जी। गुरुजी अभी टिकट मिला, क्या होगा जी। तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट इसमें रहा। फिर मैं टीचर हो गया मिहिरभोज इंटर कॉलेज में जी। जब मैं टीचर हो गया तो टीचर होने के बाद, क्योंकि एडीडी स्कूल का टीचर चुनाव लड़ सकता है, मैंने टीचर बनने के बाद पहला चुनाव लड़ा छात्र संघ, मेरे सहकार संघ के अध्यक्ष दादरी, सहकारिता संघ जी। मैं अध्यक्ष बना। फिर जो है 92 में बड़ा मैं अध्यक्ष। 95 से जिला पंचायत चुनाव जनरल हुए, पहले प्रधानों के द्वारा होते जी जी। मैं 95 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा 4000 वोटों से जी। फिर 2000 में दोबारा लड़ा जी, फिर 4500 वोटों से जीता जी। 2005 में तिबारा लड़ा, फिर 5200 वोटों से जीता जी। 3 बार जिला पंचायत रहा जी। इसी बीच में मेरा प्रिंसिपल में सिलेक्शन 2008 में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद से प्रिंसिपल के रूप में हो गया और मैं श्री संत उनो इंटर कॉलेज वैदपुरा में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हो गया। जब मैंने प्रिंसिपल का चार्ज संभाला जी तो वहां 150 या 200 बच्चे थे जी। स्कूल की हालत बहुत खस्ता थी, वहां कोई अपने बच्चों का एडमिशन नहीं दिलवाता था जी। वहां उन बच्चों के एडमिशन होते थे जिनके कहीं नहीं होते थे जी। मैंने जब चार्ज लिया, मैंने उसकी स्थिति में सुधार किया जी। मैंने अथॉरिटी से उस कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई जी, शिक्षण कक्ष बनवाए, स्मार्ट शिक्षण कक्ष जी। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब बनवाई, मैंने पुस्तकालय बनवाया, मैंने स्मार्ट कंप्यूटर लैब बनवाई जी। और स्मार्ट कंप्यूटर लैब मेरी ऐसी थी कि पूरे एडीडी स्कूल, जितने आसपास के एडीडी स्कूल थे मेरठ डिवीजन के, मंडल के मैं समझता हूं ऐसी लैब किसी स्कूल में नहीं थी जी। एक बार जब मैं पिछले कार्यकाल में एमएलए भी रहा और प्रिंसिपल भी रहा तो माननीय जयप्रताप जी हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री थे, जयप्रताप ठाकुर जयप्रताप जी प्रभारी मंत्री थे जी। और वो राजा भी थे और वो आबकारी मंत्री रहे, फिर स्वास्थ्य मंत्री बन गए और अपने जनपद के प्रभारी मंत्री थे। एक बार वो योगा कराने के लिए यूनिवर्सिटी में आए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जब आए तो मैंने उनसे लखनऊ कहा कि आप योगा कराने जा रहे हो वहां गौतम बुद्ध नगर में, तो आपको मेरे स्कूल में भी योगा कराना है।
जी। जब हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से स्कूल के लिए चले तो मैंने कहा मेरे स्कूल में ऐसे कंप्यूटर लैब है माननीय मंत्री जी कि आसपास में किसी विद्यालय में ऐसी स्मार्ट कंप्यूटर लैब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी लैब, मैंने रमारमन जी यहाँ चेयरमैन थे जी अथॉरिटी के, तो मैंने उनसे कह के वैधपुरा के कॉलेज को सैमसंग से गोद दिलवा दिया था। जी। तो मेरे यहाँ सैमसंग कंपनी ने, सैमसंग ने एज ए CSR में, वहां पर CSR में उसकी CSR से मेरे यहाँ लैब बनाई, डेवलप हो गई। और जो लैब बनाई फिर वो इतने प्रभावित हुए सैमसंग वाले जी कि मेरे यहाँ बिल्डिंग भी बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया जी, और बिल्डिंग बनवाई। लेकिन क्योंकि वहां कमेटी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी का वो काम था, कमेटी वहां भंग थी उस समय से, कमेटी का रिन्यूअल हो नहीं पाया जी, बिल्डिंग का पैसा नक्शा सब सैंक्शन हो गए थे। तो फिर मैंने सोची कि हमारे कॉलेज में बन नहीं पा रही है क्योंकि कमेटी का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, कमेटी का अप्रूवल जरूरी था। फिर मैंने वो वहां जो वैद प्राइमरी स्कूल है उसमें बढ़ाई, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। तो माननीय जयप्रताप जब आए तो रास्ते में बोले, क्योंकि राजा थे, उनके इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज में, अरे विधायक जी क्या बात करते हो, मेरे इंटर कॉलेज मेरे बहुत अच्छी लैब है, चलो देखेंगे। तो आज जब आए तो फिर उसके फोटो भेजे खींच के अपने यहाँ कि ऐसी कंप्यूटर लैब बनाओ। और मैं 2008 में प्रिंसिपल हुआ। 2012 में माध्यमिक स्कूल के जो टीचर्स हैं इंटरमीडिएट तक के जी, उनमें कुछ टीचरों को महामहिम राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलता है शिक्षा जगत में अच्छे काम करने पर, राज्य पुरस्कार मिलता है, और कुछों को मिलता है महामहिम राज्यपाल का। तो मुझे 2012 में महामहिम राज्यपाल का पुरस्कार मिला जी, 2 साल सेवा विस्तार हुई और शिक्षा जगत में अच्छा काम करने का मौका मिला। और जब मैं वहां से रिटायर हुआ उस समय वहां 1750 बच्चे थे। अब आप लगाइए, मैंने कॉलेज में शिक्षण कक्ष, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, और कॉलेज में पार्क, और कॉलेज में खेल के मैदान की बाउंड्री और खेल का मैदान बहुत अच्छा बनाया। और मैं समझता हूं कि मंडल मेरठ में वो वैधपुरा का स्कूल जो बिल्कुल बेकार स्कूल था, गिने चुने विद्यालय में उसका नाम, मुझे प्रिंसिपल भी रहा और 2017 में भाजपा हाईकमान ने टिकट दे दिया जी, मुझे टिकट मिला। क्षेत्र की जनता ने 80,000 वोटों से जिताया जी। तो इस तरह से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। मैं बिल्कुल एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। मेरे बाबा और मेरे पापा कभी गांव के प्रधान नहीं बने जी, क्योंकि मुझे शौक था समाज सेवा का, और समाज सेवा से हम राजनीति में आए और सेवा करने का शौक था। तो मैं इस राजनीति में प्रवेश किया जी। आपने जैसे विस्तार से बताया, 65 से आपने शुरुआत करी, एक कैसे आपने समूह बनाया, समूह बना के आपने राजनीति में आए, छात्र संघ में आए, छात्र संघ के बाद कोऑपरेटिव में आए, उसके बाद आप जिला पंचायत में आए, और एक सीढ़ी दर सीढ़ी, जिसको कहा जाए राजनीति की परिभाषा में सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते चले गए, क्योंकि आपके पास जनता का सपोर्ट था। बेसिक आप टीचर हैं, जैसे आपने बताया कि आप शिक्षक और फिर प्राचार्य रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं। आपका स्कूल जो आपने मॉडर्न जगत आज के समय पे बनाया, जिसका नाम आज भी आपने जैसे चर्चा किया, क्योंकि उस नाम हम लोग भी देखते रहते हैं, आर्टिकल छपते रहते हैं, अच्छा स्कूल बना हुआ है, उसके बारे में जैसे आपने, क्योंकि हाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आजकल बेस्ड चल रहा है सब। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि राजनीतिक शुरुआत आपका किस तरीके से हुई, क्योंकि यहाँ पे विकास से मुद्दा, क्योंकि आपने क्योंकि आपका बैकग्राउंड शिक्षक का है, तो आपने सबसे पहले व्यथा यानी कि डेवलप करने के लिए अपने स्कूल के बारे में सोचा और स्कूल को मॉडर्न बनाया। आपको राजनीति में प्रवेश होते हैं, राजनीति के मौके के साथ साथ आपको मिला विधायक, यानी कि आप जनता के बीच जाके और इतने लगातार इतने भारी मतों से जीतते हैं। क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर का 100 विंडो कहा जाता है, और 100 विंडो के अंदर देखा जाए तो सबसे प्रथम शहर माना जाता है, फाइनेंशियली भी माना जाता है, कॉर्पोरेट, यानी जिसका नोएडा जैसे गौतम बुद्ध नगर शहर का जो नाम आता है वो वर्ल्ड वाइड आता है, विश्व में नहीं, विश्व में पूरे आता है। इसको सब जानते हैं कि नोएडा एक शहर दिल्ली के पास में बसा हुआ है। आपने बहुत चीजें कही, लेकिन एज विधायक, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था यानी कि आपने बताया पूरा, तो एज विधायक अगर देखा जाए तो दादरी क्षेत्र में आप 2017 से विधायक हैं, लगातार विधायक हैं, पहली बार टर्म जीते, दूसरी टर्म भी आपको पार्टी ने भरोसा किया और आपको पहुंचाया। तो एज टर्म आप विकास के बारे में, जैसे कि बहुत बड़ी एक सौगात है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे नोएडा के लिए, कि हमारे पास एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, आपकी सरकार की देन है, आप ही की देन है, आपके क्षेत्र में। आप विकास से के दादरी क्षेत्र में, क्योंकि वो जेवर विधानसभा में चला जाता है, आपका क्षेत्र में आता है, आपने जैसे
स्कूल को तो मॉडर्न किया, दादरी क्षेत्र में और क्या क्या नया ऐसा हुआ जो आपके प्राधिकरण आपके अंडर में आता है, देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में आता है? क्या ऐसा क्षेत्र है वहां पे गड्ढे मुक्त सड़कें हैं? क्या वहां पे इंफ्रा डेवलप हुआ है? क्या नोएडा से हटके कंपनियां दादरी क्षेत्र में जा रही हैं? क्या वहां पे कोई ऐसी बड़ी कंपनी डेवलप हो रही है जो रोजगार, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाया, अब पढ़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को रोजगार देना, तो क्या ऐसा क्षेत्र डेवलप हो रहा है दादरी क्षेत्र में, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए, दादरी क्षेत्र में जी, मैं अगर पिछले कार्यकाल की बात करूं, जी, जब से 17 में एमएलए बना, 17 से मैं 22 तक रहा, तो एमएलए बनने के बाद एमएलए को पहले मैं उसी की बात करूं, निधि की एक निधि मिलती है। जी बिल्कुल, विधायक निधि। विधायक निधि 17 में 2.5 लाख, 2.5 करोड़, 3 करोड़ से शुरू हुई। जी जी। आज 5 करोड़। आज 5 करोड़। आज 5 करोड़ है। कोरोना भी आ गया। बिल्कुल, तो कोरोना में निधि हमारी हमने वापस कर दी। जी जी। कोरोना में लग गई। हाँ, क्योंकि वापस ऑब्वियसली फंड्स होता है, यूज सरकार को तो, जरूरत होती है। निधि अगर देखी जाए, निधि अगर हम 2.5-3 करोड़ का हिसाब लगाए, 5 साल मिले, हालांकि 5 साल नहीं मिली पिछली बार। जी जी जी। तो निधि बैठती है हमारी 15 करोड़। ठीक है। और मैंने 92 करोड़ के काम पिछली सरकार में, पिछले कार्यकाल में कराए। मतलब आपकी निधि, जी जी, जो निधि है, जी, निधि से अतिरिक्त जो हम अपने प्रयास से काम करा सकते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, जी जी, वो 925 करोड़ के कराए मैंने। जी। निधि अगर देखे जाए तो हमारी 15 करोड़ थी, लेकिन 925 करोड़ के काम कराए। अब आप कहेंगे 925 करोड़ काम कैसे करा दिया? जी जी। देखिए, मैं लक्ष्य निर्धारित करके काम कराता हूँ। ठीक है। और मैं क्षेत्र के बारे में आपको, दादरी क्षेत्र विधानसभा के बारे में बता दूं। दादरी विधानसभा की स्थिति को मैंने 4 हिस्सों में बांट रखा है। जी। एक हिस्सा देहात का है। जी। क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर में 3 ब्लॉक है। ठीक है। 3 ब्लॉक में 2 ब्लॉक मेरी विधानसभा में, 1 ब्लॉक जेवर में है। ठीक है। नोएडा में कोई ब्लॉक है? ब्लॉक ही नहीं है। ब्लॉक ही नहीं है। ग्राम पंचायत समाप्त हो गई। जी। तो मैंने मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी काफी है। जी। एक बात। दूसरी बात, मेरे क्षेत्र में कच्ची कॉलोनी बहुत है, जी, जिनको अथॉरिटी अवैध कॉलोनी कहते हैं। जी, मैं कच्ची कॉलोनी कहता हूँ। तीसरी बात, मेरे क्षेत्र में सोसाइटी बहुत है। जी। चौथी बात, मेरे क्षेत्र में सेक्टर बहुत है। ठीक है। तो गांव की समस्या अलग है, कच्ची कॉलोनी की समस्या अलग है, सेक्टर की समस्या अलग है, सोसाइटी की समस्या अलग है। बिल्कुल। क्योंकि मैं टीचर से एमएलए बना। जी। आपके मन में ये भी बात आ सकती है कि आप अध्यापक से एमएलए बने हैं। जी। तो अध्यापक से एमएलए बनने के बाद, क्योंकि आप शिक्षा जगत के व्यक्ति रहे हैं, जी, तो शिक्षा जगत में आपने क्या काम किए? जी। मैं आपको शिक्षा जगत के कुछ प्रमुख गांव गिनाता हूं। जी। नंबर 1 बात, मेरे क्षेत्र में डेरी स्किनर में जी, एक गांव है, उसमें एक लड़की थी सुदीक्षा भाटी। जी। सुदीक्षा भाटी ने जब इंटरमीडिएट करी, 12वीं करी, तो उसने टॉप किया। जी। और उसके इकोनॉमिक्स में तो 100 में से 100 नंबर थे। जी। उसके घर की स्थिति, उसके घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। जी। एक कमरा था, 3 बहन 2 भाई थे। एक कमरे में जब बच्चे पढ़ते हैं, सबकी नेचर अलग अलग होती है। भाइयों की, खास भाई बहन की नेचर अलग होती है। कोई बात करता है, कोई कुछ करता है, कोई पढ़ने में ध्यान लगाता है, डिस्टर्बेंस भी होता होगा। आजकल आप देख रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बड़े घराने के बच्चे हैं उनको सारी सुविधा मिलती है। जी, जी। अलग कमरा मिलता है पढ़ने के लिए, ट्यूटर मिलता है पढ़ने के लिए, जी। और कई ट्यूटर उन्हें पढ़ाते हैं। जी। उसको कोई ना ट्यूटर मिला, उसके फादर अनपढ़ आदमी है, जी। और एक कंपनी के पास चाय के खोखा में वो दुकान करते हैं। जी। उस लड़की का अमेरिका स्कॉलरशिप में एडमिशन हो गया। जी। मैं जब प्रिंसिपल था वैदपुरा में, विधायक नहीं बना था, मैं उसको बधाई देने के लिए उसके घर गया। जी। मैंने पूछा कि भाई तुम जो है जैसे कंपटीशन क्रॉस किया है, अमेरिका स्कॉलरशिप पे तुम्हारा एडमिशन हुआ है, 3 सीट पे, तो तुम क्या महसूस करती हो कि हमारे देहात के बच्चे तुम्हारी तरह और कैसे अच्छे हो? उन्होंने कहा, अंकल हमारे लिए लाइब्रेरी बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं प्रिंसिपल रहा हूँ और मैंने वैदपुरा में एक लाइब्रेरी बनाई अच्छी बच्चों को पढ़ने के लिए,
और जब हम बच्चे हमारे इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो कंपटीशन में बैठते हैं, तो कंपटीशन में लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। तो मैंने एक एनटीपीसी के सीएसआर से दादरी के मिहिरभोज इंटर कॉलेज में जमीन लेकर के गुजर विद्या सभा से रिक्वेस्ट करके एक मैंने जमीन ली और उस जमीन में मैंने लाइब्रेरी बनवाई और उसमें 125 बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, फर्नीचर है बाकायदा बहुत अच्छा, एक लाइब्रेरी ने एक चपरासी है और 125 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी लाइब्रेरी चल रही है देहात के लिए। और उस लाइब्रेरी के 2 साल से वो चली है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, उसमें बच्चे कंपटीशन में आए हैं। तो मैंने देखा कि भाई सुदीक्षा भाटी जो है वो लाइब्रेरी की बात कर रही थी और मैं भी टीचर रहा हूँ, मैं भी लाइब्रेरी का महत्व समझता हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने अपने क्षेत्र के नौजवान बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों को रोज़गार कैसे मिले, पढ़ाई के बाद कंपटीशन जरूरी है, तो उसके लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी थी। मैंने एक लाइब्रेरी बनवाई जिसमें ऐसे बच्चे जिनके घर में बैठने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं बच्चे और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। कई बच्चे ने कंपटीशन करा, उसका एक काम। जी। दूसरा काम, मैंने दादरी में एक राजकीय इंटर कॉलेज मंजूर कराया जी, जो जुलाई से चालू है और राजकीय इंटर कॉलेज चल रहा है, इस समय फंक्शनल हो चुका है। फंक्शन में, जुलाई से फंक्शन में। जी। तीसरा, मैंने मिहिर भोज पीजी कॉलेज, जहां का मैं छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, जो मेरी राजनीति की शुरुआत, जहां से शुरुआत हुई, वहां मैंने शासन से 3 लैब, जी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 लैबों के लिए पैसा दिवाया जी, और वो 3 लैब फंक्शन में है, काम कर रही हैं, वो मैंने शासन से पैसा दिवाया। नंबर 4, क्योंकि मेरे क्षेत्र में देहात क्षेत्र भी है, जी बिल्कुल, और उस देहात में एनटीपीसी की तरफ मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री के मॉडल स्कूल बनवाया, मुख्यमंत्री के, जो नर्सरी से लेकर इंटर तक होगा। जी जी, जो 30 बीघे जमीन में बन रहा है, जिसकी 35 करोड़ लागत होगी। जी जी, इसमें स्मार्ट क्लासरूम होंगे, जी, स्मार्ट लैब होंगी, जी, और कंप्यूटर लैब होगी, जी, और नर्सरी से इंटर तक चलेगा, और एक स्टेडियम भी होगा उसमें। जी, 35 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं, इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। जी, 4 काम हो गए। जी, 5वां काम उधर, क्योंकि उस साइड में जारची की तरफ, जी, जो देहात है, इंटीरियर है, वहां के बच्चे और बच्चों में पढ़ने के लिए जी, कोई व्यवस्था नहीं है डिग्री कॉलेज की। जी, वो बच्चे या तो दादरी आए, या वो सिकंदराबाद जाए, जी, या वो गाजियाबाद जाए। तो मैंने वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक डिग्री कॉलेज की घोषणा कराई, जो बिल्कुल सैंक्शन हो गया, जो टेंडर में जिसकी फाइल गई हुई है, 18 करोड़ की लागत से वो डिग्री कॉलेज बन रहा है, जिस पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से 5 काम हो गए, जी, 6 काम हो गए। तो इस तरह से मैंने शिक्षक से एमएलए बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। जी। दूसरी बात स्वास्थ्य है। देखिए, मैंने एमएलए बनने के बाद जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेरा क्षेत्र है, जी, उसमें मैंने बिसरक गांव है, जी, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको मैंने बदलवा करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधा कुछ बढ़ जाती है, जिससे वहां के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाती है। तीसरा, मैंने देखा कि भाई जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसे रेफर कर देते हैं दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए, गाजियाबाद के लिए, जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए। तो मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, और मुख्यमंत्री जी ने, मैंने मुख्यमंत्री जी एनटीपीसी में बुलाए थे, एनटीपीसी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी 100 बेड का हॉस्पिटल्स। जी, 100 बेड के हॉस्पिटल का मतलब है, जो जीटी रोड है, जो लालकुआ से सिकंदराबाद अलीगढ़ के लिए जाता है, जी, उस रोड पे बाईपास बना हुआ है, एक दादरी सुइयों, जी, चौड़ी सड़क है, वहां पर मैंने जमीन उपलब्ध करा दी है, जो 65 करोड़ से लेकर के 75 करोड़ के बीच में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। और 100 बेड का हॉस्पिटल बनने के बाद जो है दादरी की जनता को, दादरी विधानसभा की जनता को, चाहे वो उधर सिकंदराबाद तरफ को छांसा काम पड़ता है, चाहे इधर लालकुआ पे चिप्याना गांव पड़ता है, और चाहे ग्रेटर नोएडा काम हो, चाहे एनटीपीसी गांव हो, ऐसे सेंटर में चौड़ी सड़क पे है कि मैं समझता हूँ 35 विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे और एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनेगी, और बहुत
जो गंभीर केस होते हैं उनको दिल्ली या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पे मैंने पूरा ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा अब आता है सड़क। जी, इंफ्रा पे आ जाते हैं। इंफ्रा पे आ जाते हैं। सड़क के मामले में सबसे पहले मैंने जो पटवारी का बाग है, पटवारी के बाग से हाथीपुर खेड़ा पड़ता है, हाथीपुर खेड़े से दुलराई पड़ती है, दुलराई से दुजाना पड़ता है, कचेड़ा पड़ता है, कचेड़े से दुजाना पड़ता है, और दुजाने से माहौड़ पड़ता है, और माहौड़ से कुड़ीखेड़ा बम्बावड़ और रायतपुर आकलपुर के बीच से होती NTPC तक मैंने चौड़ी सड़क बनवाई है। जो पहले सड़क बनी हुई थी पतली वाली छोटी वाली सड़क, उसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया है, जो लगभग 30-35 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। सबसे पहला काम मैंने वो कराया जी। और ऐसी अनेक सड़कें चौड़ी करवाई मैंने। कौन सी सड़क चौड़ी करवाई? एक मैंने करवाई दुजाने से GT रोड, GT रोड से अच्छेजा, अच्छेजा से सदल्यपुर, सदल्यपुर से वैदपुरा, वैदपुरा से सैनी, सैनी से सुनपुरा, और सुनपुरा से खेड़ी बनाते होते रूपबास बाईपास तक चौड़ी करवा दी। इसके अलावा एक बिसरक मोड़ है छपरौला के पास, जो गिरधरपुर के सामने है, वहां से 130 मीटर के लिए एक सड़क जाती है। पहले बिसरक के लिए जाती थी, बीच में 130 मीटर बन गया। 130 मीटर तक वो सड़क की हालत बहुत खराब थी, संकरी सड़क थी। उसका मैंने चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया है, जिसमें लोगों को यातायात की सुविधा होती है। इसके अलावा एक दादरी से बिसाहड़ा होते हुए, NTPC से होते हुए ऊंचा गांव, और ऊंचा गांव से धौलन तरफ को सड़क जाती है। धौलन तरफ की सड़क चौड़ी हो रही थी, हमारी सड़क चौड़ी नहीं थी, मैंने उसका भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण करा दिया है। और उसको केवल धौलन तक नहीं कराया, ऊंचे गांव से अगला गांव पड़ता खंगौड़ा, और खंगौड़ा से अगले गांव पड़ता जारचा, और जारचे से फिर समान एक तरफ को जाती है, उसका मैंने चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराया है, जिस पर काम काफी हो गया, 95% कम हो गया, उस पर काम चल रहा है, वो भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराया है। इसके अलावा मैंने दादरी से जारचे वाली और जारचे से कलौंदा, कलौंदा से लोहल्ली तक की सड़क का भी चौड़ीकरण कराया। इसके अलावा खंदेड़ा से अंधपुर, अंधपुर से GT रोड, GT रोड से चकरपुर कैमराला होती हुई जयपुर स्टेशन चौड़ी बनवा दी है। और फूलपुर से नई बस्ती, नई बस्ती से GT रोड, GT रोड से बील, बील से रामगढ़, और रामगढ़ से जयपुर स्टेशन के लिए, ताकि उधर के लोग जो है वो सीधे ग्रेटर नोएडा जा सकें, दादरी के जाम में ना फंसे, वो भी मैंने चौड़ीकरण करवा दिया है। अभी अभी जो सड़क मंजूर कराई है मैंने इस साल के लिए, एक तो मैंने हमारे यहाँ 20 साल पहले एक सड़क थी जो गेसूपुर, जो कलौंदा से गेसूपुर को जाती थी, कलौंदा मेरे क्षेत्र में, गेसूपुर बुलंदशहर में है, वो सड़क की हालत बहुत खराब थी, वो सड़क मैंने चौड़ी करवा दी, उसका जियो हो गया है। दूसरा, एक सैतली, GT रोड से सैतली की चौकी पड़ती है, GT रोड पे, सैतली से चौकी से सैतली तक, सैतली से दयानगर, दयानगर से छांसा, और छांसे से नंगला और चौलस की तरफ को जो रोड आती है चौड़ी सड़क, वो मैंने चौड़ी करवा दी है। और अभी उसका बीजीओ हो गया है। और अभी एक मैंने जो दादी सत्ती है दुजानी में, उस पे वर्ष में लगभग 2 लाख व्यक्ति दादी सत्ती के मेले पे, जागरण में, दादी सत्ती पे जागरण होता है, और अन्य प्रोग्राम जो चलते हैं, 2-2.5 लाख के करीब व्यक्ति वो धार्मिक स्थल पर जाते हैं। उस और 27 की मानता है दादी सत्ती को। और जो 27 की लड़कियां बाहर भी आई हैं, मैंने देखा, अगर आप कभी गए हो दादी सत्ती पे, तो इतना जबरदस्त मेला लगता है। मैं समझता हूँ जनपद गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा तखड़ा मेला और सबसे ज़्यादा आस्था वाला मेला है तो दादी सत्ती है। उसकी सड़क जो बादलपुर की नहर की पट्टी से जाती है, बादलपुर से जाती है दुजाना, दुजाने से कलदा, और कलदा से तिमोही, कई गांव पड़ते हैं, 10-12 गांव उस पर, उसकी भी FC होगी, वो भी चौड़ी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने खेड़ी से एक स्वराजपुर, स्वराजपुर से तिलफ्ता, तिलफ्ता से थापखेड़ा, थापखेड़े से घोड़ी, और घोड़ी से आगे चल के एक सड़क ग्रेटर नोएडा चौड़ी है, उसकी भी मैंने शासन में भिजवा दी है। मुझे उम्मीद है कि वो भी सड़क चौड़ी हो जाएगी। ये मैंने और अन्य सड़क, बहुत सारी सड़कें मैंने बनवाई। ये मैंने चौड़ी सड़क और सुदृढ़ीकरण सड़क के बारे में बताया। बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा और बता दूं। जी जी जी। दूसरा, बिजली। जी। मैंने पिछले कार्यकाल में अपने क्षेत्र में एक बिजली घर कुड़ीखेड़ा बनवाया जी। एक बिजली घर जहां हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नरसिंह सिसोदिया जी, उनका गांव है उधर, एक वहां बिजली घर बनवाया। 2 बिजली घर पिछली बार बनवाए।
3 बिजली घर अब सैंक्शन करवा दिए। एक मैंने करवा दिया हैवतपुर में साबेरी की तरफ, क्योंकि यहाँ दिक्कत रहती है, हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। और एक मैंने करवाया है दुर्राई के पास वेब सिटी से जमीन लिवाई, क्योंकि इसमें जब हम शासन से स्वीकृत कराते हैं बिजली घरों को तो LMC की जमीन होनी चाहिए, क्योंकि उधर कॉलोनियाँ कट गई सब। और बिसरूली बिजली घर छोटा सा बिजली घर था, उसकी स्थिति ये थी बिजली घर की कि पहले गांव थे कुछ सीमित, अब वहाँ सारे में कॉलोनी बन गई, सारे गाँव में। बिजली घर छोटा पड़ता है, लोगों को गर्मी में दिक्कत होती है, तो मैंने वहाँ पर वेब सिटी से जमीन लेकर के, क्योंकि वहाँ LMC है नहीं, और बिजली घर मंजूर करा दिया, जिसका काम टेंडर हो गया, जिसका काम शुरू हो जाएगा। एक बादलपुर में करवा दिया। मैं दादरी में 2 बिजली घर हैं, धूममानिकपुर और चिट्ठेड़ा। लेकिन दादरी में गर्मियों के दिनों में बिजली की दिक्कत होती है। मैंने अभी परसों एक मीटिंग करी जिसमें SDM दादरी, तहसीलदार दादरी, EO दादरी, चेयरमैन साहब और सारे सभासद थे। एक काफ़ी 7-8 महीने से LMC की ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, उसका निस्तारण बैठा के करा दिया है और दादरी को बिजली घर मंजूर करा दूंगा। तो विद्युत के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, सड़कों के क्षेत्र में भी मैंने ये काम किए हैं। और यही कारण है कि 2022 में मैं 1,38,000, 80,000 से जीता 17 में, और 1,38,000 जीता 2022 में। बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि मेन क्या होता है, जनता का मुद्दा। जो आपको वोट देता है उसे चाहिए रोड बढ़िया चाहिए, बिजली बढ़िया चाहिए, पानी बढ़िया चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए। एक बात और सुनो। जी 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 बिल्कुल। देखिए, मैंने बताया कि मेरे क्षेत्र में कच्ची कॉलोनी बहुत है जी। कच्ची जो कॉलोनी है वहां पर ना तो कोई ग्राम प्रधान है जी, ना वहां कोई ब्लॉक है, ना वहां कोई जिला पंचायत है, और ना ही वहां अथॉरिटी काम करती है, अवैध कॉलोनी कहती है। उन कॉलोनियों में भारत के नागरिक रहते हैं जी। हमारे यहाँ के नागरिक रहते हैं। उनका, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक हो गए, बाहर से लोग आकर के बसे हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, उसका विकास भी जरूरी है, वो भी भारत के नागरिक है। तो ऐसी कच्ची कॉलोनियों में भी मैंने काफी काम कराए हैं। और देखो, मैं एक बड़ा उदाहरण बताऊं, कुलेसरा गांव में उसकी बहुत आबादी है, बहुत सारी कॉलोनी हो गई। कुलेसरा का पुस्ता जो काफी दिन से मांग थी लोगों की, वो नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मैंने जिला योजना में लेकर के पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर और अब 3 किलोमीटर सैंक्शन करा दिया। ये एक बहुत बड़ी मांग थी कुलेसरा की, मंजूर करा दिया। और मैं वो बात तो नहीं कहना चाहता, डोभाल साहब का, अजीत डोभाल जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका भी एक दिन मेरे पास फोन आया, विधायक धन्यवाद आपने पुस्तक करा दिया, मुझे तो मालूम भी नहीं थी। तो इसके अलावा जो कॉलोनियों के अंदर के काम हैं वो भी मैंने निधि के अलावा दूसरी जगह से प्रयास करके मैंने काफ़ी काम कराए हैं। काफ़ी काम हो गए हैं, काफ़ी काम बाकी हैं। तो मैंने अपने विधानसभा में देहात का ध्यान भी रखा, कच्ची कॉलोनियों का ध्यान भी रखा, और सोसाइटी और सेक्टरों का ध्यान भी रखा जी। अगर मैं मान लीजिए अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट पाऊं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मैंने बहुत दिन से मांग थी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो शमशान है उसकी बड़ी दिक्कत थी। मैंने 18 करोड़ रुपए अथॉरिटी सैंक्शन करा दिए, टेंडर हो गया है। एक चौकी है, ACT अकाउंट चौकी है वो सड़क के पास, उसके पास जमीन चिन्हित करा दी है और वहां पर शमशान का कार्य शुरू होने वाला है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो FOB है वो मैंने कई मंजूर करा दी है, सड़कों का चौड़ीकरण करा दिया है, सड़क जो टूट गई थी वो ठीक करा दी है। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सबसे बड़ी समस्या थी जो पूरे देश में थी कि नोएडा में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, हरियाणा में भी है, मैं समझता हूं पूरे देश में है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, एक रजिस्ट्री की समस्या थी सोसाइटियों की, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अभिकांत कमेटी बना करके बनाई एक, और उसमें कुछ सुझाव दिए जिससे इनकी रजिस्ट्री हो सके। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उसका अध्ययन कराया अधिकारियों से, और अधिकारियों से कहा कि इस पर चल करके इसका समाधान करो। उससे रजिस्ट्रियाँ खुल गई जी, और काफ़ी रजिस्ट्री हुई हैं। अब भी हालांकि कुछ सोसाइटी बगैर रजिस्ट्री की हैं, वो सोसाइटी हैं जिनके केस NCLT में चल रहे हैं।
जी। हम प्रयास कर रहे हैं कि एनसीएलटी में भी ये केस जो है जल्दी इनका निस्तारण हो और इनकी भी जल्दी रजिस्ट्रियां हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि रजिस्ट्रियों का काम भी वहां पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है विधायक जी, आपने बहुत डीप यानी कि एक जी जी मैं एक्सप्रेस वे की तरफ बता दूं जी, हम आगे आएंगे। अच्छा। क्योंकि आपका जो सेगमेंट है वो काफी लंबा हो रहा है, तो हम संक्षिप्त में बताना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि पूरी बात रखी जाए, क्योंकि जनता को विकास के सब मुद्दे पता है। हम जो आप कहना चाह रहे हैं ये नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे आपने प्रॉपर वे में बताया कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो, हाईवे हो, यानी कि चाहे बिजली हो, सभी में आपने विकास किया। इवन आपने कच्ची कॉलोनियों का भी जिक्र किया, क्योंकि दादरी क्षेत्र जो है, दादरी क्षेत्र में आपने बताया कि पूरा, क्योंकि देहात क्षेत्र बहुत आता है, गांव का क्षेत्र बहुत आता है। तो जब गांव का क्षेत्र आता है, क्योंकि हमारा जो जोन है, हम जहां बैठे हैं इकोनॉमिकल जोन है, SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन आ चुके हैं, NSEZ भी आ चुके हैं। तो एरिया जब क्षेत्र बढ़ता है तो क्षेत्र में जाहिर सी बात है लोग बढ़ते हैं, कॉलोनाइजर्स बढ़ते हैं। जो पहले कॉलोनियां हैं वो ऑलरेडी बस चुकी हैं, जैसे आपने बताया कि बस चुकी हैं, नागरिक हैं हमारे, और जो बस गए इन्होंने घर ले लिया, उनकी तो कोई गलती नहीं है। विदाउट मास्टर प्लान बना, क्या बना, ये उनको देखना था, बट जो बस गए अब उनको तो नहीं, तो इसलिए आपने उनका भी विकास किया, ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंड सेगमेंट पे आते हैं कि अभी भी लगातार जैसे रहता है, क्योंकि अब विकास पूरा हो गया, अब हम बात करते हैं पार्टी से आइडियोलॉजी पे। तो आप पता ही है कि पार्टी आइडियोलॉजी के खिलाफ कभी जाते नहीं हैं आप, पार्टी सेगमेंट में आपका बहुत अच्छा नाम जाता है, विचारधारा आपकी बहुत अच्छी है, और ये सब जानते हैं, यानी कि पार्टी की जो थीम है उस पर ही कैडर पे काम करते हैं, और तेजपाल नागर के लिए एक पार्टी बेस्ड, थीम बेस्ड विधायक माना गया है। जनता के प्रति, जैसे जनता आपने बताया कि पूरे क्वेश्चन तो बताए आपने, सब विकास बताया। आज हमारी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं है, और इसमें लोग सेफ भी फील करते हैं। एज जर्नलिस्ट अगर मैं व्यू देखूं तो लगातार जो आर्टिकल्स भी हम लोग पब्लिश करते हैं, देखते भी हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि नोएडा के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर बैठे हैं, अपने प्राधिकरण का जिक्र भी लाएंगे हम, लेकिन अभी हम कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। दादरी क्षेत्र है, जेवर क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर का यानी कि नोएडा का क्षेत्र है, आप कमिश्नरेट मॉडल है ये। तो आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कैसे कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताऊं, मैं दादरी में रहता था जी, मेरी शिक्षा दादरी में हुई जी। मैं 1966 में दादरी में आ गया। मैंने दादरी की बहुत बुरी स्थिति देखी जी। दादरी में मैंने मर्डर होते देखे, दादरी में मैंने दुकानों से मंथली जाते देखे जी, दादरी में मैंने सेठों का पलायन देखा जी, दादरी में मैंने खून के लेटर दुकानों पर पहुंचते हुए देखे जी, दादरी में दिन छिपने से पहले दुकान बंद होती मैंने देखी। और मुझे याद है जब हम दादरी से मोटरसाइकिल पर नोएडा को आते थे तो हमें ये पता नहीं रहती थी कि हम वापस घर जा पाएंगे नहीं, मतलब कभी भी ये नहीं पता होता किधर से गोली चल जाए। और एक दिन क्या हुआ कि मुझे कुछ 4-5 उद्योगपतियों ने एक दिन बुलाया चाय पे जी, मैं गया। उन्होंने कहा कि हम, वो जो उद्योगपति थे वो नोएडा बेस्ड थे, आपकी दादरी बेस्ड? ग्रेटर नोएडा जी, दादरी में आता ना ग्रेटर नोएडा। उन्होंने कहा कि हम पहले आए थे यहाँ 2012 में उद्योग लगाने जी, फिर हम यहाँ से चले गए, गुड़गांव चले गए, अब फिर आए हम 2018 में। मैंने उनसे पूछा 2012 में आप आए थे तो क्यों चले गए जी? तो उन्होंने बताया गुंडागर्दी का इस तरह से हाल था जिसकी कुछ सीमा नहीं जी, और अब इसलिए अब ऐसा राज है यूपी के अंदर कि अब हमारे उद्योग यहाँ लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्री हब बन गया हमारे यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सोचता था जी कि अगर MLA बनने का मौका मिला तो दादरी की गुंडागर्दी खत्म कराऊंगा जी, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। ऐसे समय MLA बना 2017 में जब उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में था जी, और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में नहीं, गौतम बुद्ध नगर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडाराज, भ्रष्टाचार और आतंकवाद बिल्कुल समाप्त कर दिया जी, आतंकवाद बिल्कुल समाप्त कर दिया। और आज हमारे जिले में जो इंडस्ट्री आ रही है उसका मुख्य कारण है कि कानून व्यवस्था ठीक होना। आज उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं दूसरे राज्य, जैसा आप हंसेंगे मेरी बात पे। एक बार पिछले कार्यकाल में हरियाणा में, हमारे रिश्तेदारी में हरियाणा गया जी, तो हरियाणा में मैंने कहा भाई भाजपा जितानी है, चुनाव आने वाले थे। उन्होंने कहा भाजपा तो हारेगी जी। मैंने क्यों हारेगी भाजपा जी? कि भाजपा जिता देंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बना के भेज दो हमारे।
मैं राजस्थान में गया घूमने के लिए जी। राजस्थान में हमारे समाज के लोग काफी गुजर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा के योगी मॉडल को जो है योगी वो मॉडल विशेष पसंद करते हैं। और राजस्थान में मैंने कहा भाई हम भी चुनाव आने वाले थे, मैंने कहा भाई क्या स्थिति है, तो लोगों ने भाजपा की बुराई करी। मैंने कहा भाई ऐसे मत करो, यूं नहीं करने के, योगी जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो योगी मॉडल को सब अपना रहे हैं। जैसे बुलडोजर है, बुलडोजर जब यहाँ चला तो दूसरी जगह पे चला। बुलडोजर की भी आएंगे क्योंकि आपका दादरी क्षेत्र में बहुत अवैध कॉलोनी है, वहां पे भी बुलडोजर पे आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में फिर क्या हुआ, जब आप राजस्थान में गए तो वहां क्या हुआ ऐसा? वहां भी क्या नाम है, इस तरह से लोग कहते थे जी। तो उत्तर प्रदेश, मेरा कानूनी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत उत्तम और बहुत अच्छी है। गुंडा राज समाप्त हो चुका है, गुंडा राज है नहीं, और अब कोई गुंडा बनने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। क्योंकि मालूम है पहले क्या था। पहले मैंने देखा, एक बार आप हंसोगे जी, मेरा सिलेक्शन सहकारिता में हो गया जी, सर्विस में। तो मैं एक हैवरा जगह थी इटावा में, उसमें ट्रेनिंग सेंटर है कोऑपरेटिव का, माननीय मुलायम सिंह जो उस टाइम मुख्यमंत्री सहकारिता मंत्री थे जी। तो एक मीटिंग हुई, हम भी गए उस मीटिंग में, क्योंकि सहकारिता में हमारी ट्रेनिंग थी तो हमें ले गए उस मीटिंग में। जब ले गए तो एक महिला उस मीटिंग में से बोली, मेरा चोर वो बैठा, मेरा चोर वो बैठा, स्टेज बैठा था और चोर उठकर भाग गए वहां से। तो पहले अपराधी थानों में जाकर बैठ जाते थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज अपराधी की हिम्मत नहीं कि वो थाने की तरफ देख भी जाए, घुस भी जाए। और तो ये अच्छी कानूनी व्यवस्था की बात मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बहुत उत्तम है। जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए इनक्रेडिबल बोला जाता है, उत्तम से, यानी कि उत्तर तो है ही, उत्तर प्रदेश उत्तम से अति उत्तम की ओर अग्रसर है। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल, जैसे यूपीआईटीएस आपका कई सारे इन्वेस्टर समिट होते रहते हैं, अभी ट्रेड फेयर भी हुआ था कुछ समय पहले। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के अंदर कानून व्यवस्था का तो कोई जवाब नहीं है, ये आपने बताया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि जो आपको वोट देता है उसको ना आपका कुछ चाहिए, उसकी समस्या होती है थाने से, और एक समस्या होती है जमीन के घर से, या उसकी पॉलिसी से, या उसकी परमिशन से। क्योंकि गांव क्षेत्र में पटवारी से समस्या है, या वोटर के लिए यह समस्या है थाने से। क्योंकि वोटर बाकी इंडस्ट्रियल, उनको तो कोई लेना नहीं, वोट डालने तो कोई जाता नहीं, वोट वो डालता है जिसको थाने से समस्या। अब क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी सरकार में एक बहुत बड़ा आरोप है कि विधायकों की अधिकारी नहीं सुनते हैं, आप थोड़ा अपने, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र है, आपका सरल स्वभाव है, मुझे लगता है कि दादरी विधायक तेजपाल नागर को भी बोला जाता है कि वो बहुत सौम्य है, और वो जब जाते हैं तो अपने अधिकारियों से काम करा लेते हैं और अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो जानना चाहता है अभी। देखिए अभी आपने शर्मा जी कहा जी कि जनप्रतिनिधि की अधिकारी सुनते नहीं है जी, खासकर पुलिस अधिकारी। जी जी, मुझे तो बिल्कुल इसमें सच्चाई दिखाई नहीं देती जी। मैंने तो देखिए, क्योंकि मैं अध्यापक से एमएलए बना हूं जी, तो मैं कोशिश करता हूं। पहले एक उदाहरण दूं, जब मैं डिग्री वहाँ प्रेसिडेंट था पीजी कॉलेज में, तो एक लैब असिस्टेंट था जूलॉजी में जी, मेरे पास आया, भाई साहब मकान इस लड़के की सिफारिश कर दो दादरी थाने में। जी। क्या काम है भैया? ये गौतमपुरी का रहने वाला है, काम क्या है? इसने एक लड़की छेड़ दी थी। जी। मगर मैं नहीं करता लड़की छेड़ने की सिफारिश जी, मैं लड़की छेड़ने की सिफारिश नहीं करता। जो भाई साहब कर दो ना, मगर नहीं करता ना मैं लड़की छेड़ने की सिफारिश, गंदी सिफारिश नहीं करता मैं जी। तो मेरी प्रारंभ सुने, जब तो मैं एमएलए नहीं था, बहुत दिन पहली बात है, तो मेरी प्रारंभ से ये रहा है कि मैं सही काम के लिए कोशिश करता हूँ कहने की, गलत काम को नहीं कहता। मतलब पहले से आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं कोई भी गलत काम के लिए कहता नहीं। और मुझे नहीं लगा कि मेरा सही काम, जो जनता का सही काम हो, रुका हो। जी। चाहे पुलिस प्रशासन है चाहे कोई और प्रशासन है, और सही काम रुक नहीं सकते, गलत काम हो नहीं सकते। जी। अब अगर आप ये कहते हो, या जो विधायक ये कहते हो कि भाई विधायकों की सुनी नहीं जाती, तो मुझे तो अपना अनुभव है 8-8.5 साल का, कि कोई भी प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन है चाहे और प्रशासन है, मैं नहीं समझता
कि सही काम के लिए वो मना करते हो, सही काम ना करते हो जी। मुझे तो मेरी जनता तो मुझसे खुश है जी। और सही काम उसके हो रहे हैं। अब कोई मर्डर कर रहा है, कोई कह लगा छुटवा तो मैं नहीं छुटवाता उसे जी। ऐसे कामों में पड़ता नहीं हूं, लेकिन सही काम के लिए कोई भी हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर बहुत अच्छी है जी। और ऐसी अच्छी है कि अगर मान लीजिए पुलिस कमिश्नर ने इस जनपद को अपराध मुक्त कर दिया, नहीं तो बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, नहीं लेकिन अपराध मुक्त कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र में जो थाना अध्यक्ष हैं वो सही काम की किसी जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हो जी। देखिए मेरे क्षेत्र में मैं भी एमएलए हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, माननीय नरेंद्र भाटी भी जनप्रतिनिधि है, माननीय श्रीचंद शर्मा भी एमएलसी हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। तो मुझे नहीं लगता जब हमारी मीटिंग होती है पुलिस कमिश्नर के साथ, डीएम के साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी शिकायतें ज़्यादा करते हो। छोटी मोटी शिकायतें होती हैं उनमें पुलिस अधिकारी ध्यान देते हैं, और अगर कोई ऐसी शिकायत है किसी की तो उस अधिकारी को हटवा देते हैं। लेकिन ज़्यादा शिकायत नहीं है, कोई बहुत कम शिकायत है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सरल स्वभाव है, इस वजह से सब अधिकारी सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या आती है। मैं गौतम बुद्ध नगर एक्सेप्शनल यूँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि रीज़न यहाँ का क्या जो कमिश्नर सिस्टम है, लक्ष्मी सिंह यहाँ के आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, बाबा यानी कि योगी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो वो देखा जाए तो प्रथम अव्वल दर्जे की ऑफिसर हैं जिन पे कोई किसी तरीके का डाउट नहीं किया जा सकता। उनकी लॉ एंड ऑर्डर की शैली को इन्होंने कई ऐसे सारे काम किए हैं जो पिछली लोग अधिकारी भी नहीं कर पाए, पिछले सरकारी सिस्टम भी नहीं कर पाए, तो जो उन्होंने यहाँ पे नेक्सस आके तोड़ा है। चलिए, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई कि लॉ एंड ऑर्डर को आपने अच्छे से ब्रीफ किया, लोगों को भी बताया, आपने ये भी डाउट दूर किया कि कुछ लोगों को ये समस्या रहती है कि हमारी अधिकारी नहीं सुनते हैं, बट आपने ये क्लियर किया कि आपकी सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां की जनता आपके पास जितनी आती है और जो भी आएगी, अगर वो सच्ची में जेन्युइन उसकी शिकायत है तो आप उसको सुनते हैं और सॉल्व कराते हैं। क्योंकि अब विकास की बात आते हैं, क्योंकि प्राधिकरण यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी रहते हैं, प्राधिकरण के हैवी, प्राधिकरण में कहीं ना कहीं आर्टिकल डेली हर चौथे दिन 8वें दिन छपता रहता है कि आज यहाँ के रोड टूटे हुए हैं, आज यहाँ का विकास टूटा हुआ है, बहुत सारे गड्ढे दिखते रहते हैं, क्योंकि योगी की सीएम की मंशा भी रहती है कि गड्ढा मुक्त हमारा प्रदेश होना चाहिए, गड्ढा तो, बट यहाँ तो औद्योगिक नगरी है तो सबसे पहले यहाँ पे रहना चाहिए। जब गौतम बुद्ध नगर यानी कि आपका क्षेत्र दादरी की बात करते हैं, देहात क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अवैध कॉलोनाइजर बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी कि मास्टर प्लान जो है अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे भी लगातार बढ़ते चले जा रही हैं कॉलोनियां। तो कभी आपके पास जैसे अथॉरिटी से आपकी मीटिंग चलती है, कुछ भी चलती है, जैसे बहुत सारा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार भी बहुत जबरदस्त तय पे रहता है, तो जैसे बीच में बात जैसे चल रही थी कि वहां पे बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे बहुत सारे गड्ढे हैं प्राधिकरण से, तो प्राधिकरण में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा हो, यमुना हो, कुछ ना कुछ हमेशा आर्टिकल छपते रहते हैं। आपकी अधिकारियों से जब भी बात होती है, क्योंकि लोग आते होंगे आपके पास कि हम विधायक जी हमारे क्षेत्र का रोड टूटा हुआ है, हमारे यहाँ पे ये रोड खराब है, या कुछ अवैध बुलडोजर लेके, जैसे आपने जिक्र किया, क्योंकि बुलडोजर की शुरुआत भी यहीं से होती है, तो बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां हैं, तो कच्ची कॉलोनी के लोग भी वहीं के होंगे, जो काम करने वाले होंगे, बाहर के तो होंगे नहीं, तो वो जाहिर सी बात है अपने जनप्रतिनिधि विधायक जी का संरक्षण लेने के लिए आने की कोशिश करते होंगे। तो क्या कभी आपके पास आने के बाद, जैसे अथॉरिटी में आपने कहा कि इसको उड़ा दो, जाओ बुलडोजर हटा दो, लगातार कॉलोनियों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं, अधिकारियों से कैसा आप आपसी तालमेल बनाते हैं? देखिए, मैंने भी कहा जी, माननीय पंकज सिंह ने भी कहा जी, और एक समीक्षा बैठक हुई थी जो मुख्यमंत्री ने ली थी, इसमें अथॉरिटी के तीनों सीओज जी, सीपी, डीएम जी, सारे जनप्रतिनिधि थे जी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि कच्ची कॉलोनी नहीं बननी चाहिए। जी। कच्ची कॉलोनी में दिक्कत क्या है? कच्ची कॉलोनी में दिक्कत यह है कि वहाँ जो कॉलोनाइजर हैं वो सब बसा जाते हैं, जी, टूटी फूटी सड़क बना देते हैं, जी, गरीब लोग जो बाहर के लोग हैं उनने सुबह के प्लॉट उनको फंसा लेते हैं, किसी तरीके से दिखाते हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये कैसा एरिया है, यहाँ हमें प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मालूम नहीं है, जी। वो दिखाते हैं कि नोएडा से इतनी दूर है, 130 मीटर रोड से इतनी दूर है, एक्सप्रेसवे से इतनी दूर है, जीटी रोड से इतनी दूर है, और नक्शा पे उन गरीब लोगों को, बाहर के लोगों को प्लॉट बेच देते हैं, जी। देखिए, इसके ये अवैध कॉलोनी जो कच्ची कॉलोनी है रुकनी चाहिए, जी। इससे मैं आप ये बता दूं कि 403 एमएलए हैं, जी, यूपी में, जी। 403 एमएलए में जितनी कच्ची कॉलोनी दादरी विधानसभा क्षेत्र में है उतनी कहीं नहीं, जी। अगर मैं इसके बारे में जब सोचता हूं कि कच्ची कॉलोनी क्यों है, जी, देखिए हमारे यहाँ
इंडस्ट्रियल हब है जी, उद्योग आ रहे हैं बहुत जी जी उद्योग में उद्योगपति को तो रहने के लिए नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में जगह मिल जाती है जी जी लेकिन जो उसमें लेबर काम करती है, पूर्वांचल के लोग आते हैं जी, उनके कहाँ रहेंगे? जी ऐसा तो है नहीं पूर्वांचल से सुबह आएंगे और शाम को ड्यूटी करके वापस चले जाएंगे। जी, तो वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि दिल्ली में नजदीक है यहाँ जी जी, और दिल्ली में बहुत प्लॉट महंगे हैं जी, अथॉरिटी के प्लॉट महंगे हैं जी, तो क्या काम करते हैं ये लोग जो दिल्ली सर्विस करते हैं, जो है जो इंडस्ट्री में सर्विस करते हैं, जो अन्य जगह सर्विस करते हैं, जी, अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए जी, वो इन कच्ची कॉलोनियों में सस्ता प्लॉट ले लेते हैं। जी, और ये कच्ची कॉलोनी जी, जब बस जाती हैं, जब इसमें इनमें आबादी हो जाती है जी, तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता। आबादी में अथॉरिटी तोड़ती है, कब तोड़ती है? जब ये प्लॉटिंग शुरू करते हैं और काम थोड़ा सा शुरू करते हैं, आबादी उसमें नहीं हो पाती, जब अथॉरिटी बुलडोजर से तोड़ देती है। जी, अब मैं तो ये कहता हूं कि ये खामी जरूर है जी, कि अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, जी, जो इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, जी, इनमें जो मजदूर काम करेंगे जी, उनको ऐसी योजना लानी चाहिए 1 रूम सेट 2 रूम सेट की, जी, जो सस्ते दर पे उनको किस्तों पे फ्लैट और प्लॉट मिल सके, जिससे वो भी लोग यहाँ रह सकें। और मैं समझता हूँ अथॉरिटी की भी लापरवाही है ये कच्ची कॉलोनी बसने में, क्योंकि अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अब वहां पर प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। अथॉरिटी की जिम्मेदारी जी बिल्कुल। है। और अगर अथॉरिटी या तो उन्हें रोके, अन्य अथॉरिटी में इनमें विकास कार्य करने चाहिए। जी, जैसे मैंने एक दिन सीओ ग्रेटर नोएडा से कहा जी, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ जी, ये सीओ ग्रेटर नोएडा अभी इसी समय एनजी रवि कुमार से जी, देखो भैया, जो मैंने अभी बताया कि दादरी विधानसभा में जिनको मैं कच्ची कॉलोनी कहता हूँ, अथॉरिटी अवैध कॉलोनी कहती है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा। जी, हम गौतम बुद्ध नगर को बिल्कुल स्वच्छ करना चाहते हैं जी, और मैं आज फिर कह रहा हूं, गौतम बुद्ध नगर जब तक स्वच्छ नहीं होगा, जब तक गौतम बुद्ध नगर के जहां जहां जनता है रहती है, जो आवास है जनता के, उन सब क्षेत्रों में सफाई नहीं करी जाएगी जब तक गौतम बुद्ध नगर स्वच्छ नहीं होगा। जी, जैसे मान लीजिए सेक्टरों में आप सफाई कर दें, सोसाइटी में आप सफाई कर दें, लेकिन जो कच्ची कॉलोनी बस गई हैं वहां अगर अथॉरिटी ये कहे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अवैध कॉलोनी, हम यहां पर काम नहीं करेंगे, तो बसाई किसने है? तो देखो, मेरा तो यहां थोड़ा सा मतभेद है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूंगा जाकर के कि इन कॉलोनियों में अगर अथॉरिटी ने हटाने के उसमें नहीं हटा नहीं सकती, अब आबादी हो गई, तो इनमें विकास कार्य करे जाए। जैसे मैं सावेरी का उदाहरण दूं आपको जी, सावेरी में पुरानी घटना रही थी, सावेरी में जो पुरानी घटना रही जी, तो ये जो इसका जन्म हुआ दूसरी सरकारों में, जी, पिछली सरकारों में। जब बसपा की सरकार थी तो हाई कोर्ट ने अधिग्रहण रद्द कर दिया जी, और जब रद्द कर दिया तो सावेरी का भी अधिग्रहण रद्द हो गया। तो इनने जिला पंचायत से नक्शा पास करा दिया जी, नक्शा पास करा दिया तो प्राइवेट कॉलोनाइजर ने वहां कॉलोनी बना दी, फ्लैट बना दिए जी, फ्लैटों की जो गुणवत्ता थी इतनी खराब थी कि एक बिल्डिंग गिर गई जी। और देखो, मैं फिर कह रहा हूं, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर सावेरी के या तो कॉलोनी हटावे, कॉलोनी अब हट नहीं सकती, हट नहीं सकती क्योंकि उसमें पब्लिक रहने लगी। हाँ जी, तो सावेरी में डेवलपमेंट का कार्य करें, उसकी पानी निकालने की व्यवस्था, उसकी सड़कों की व्यवस्था करें। जैसे आपके बारिश बहुत तेज हुई है जी, और अगर वहां पानी भर जाएगा तो फिर कोई कॉलोनी सोसाइटी गिरेगी, कोई जी, फिर कोई बिल्डिंग गिरेगी, समझ रहे ना जी? जी, जी। तो इसकी जिम्मेदारी भी यहाँ की अथॉरिटियों को लेनी चाहिए। मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ और मैं सीओ ग्रेटर नोएडा से भी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आते हैं, और अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं इसके बारे में कहूँगा। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है बेचारा, वो इंस्टॉलमेंट पे घर लेके अपना पूरी पूंजी लगा के घर लेता है, और जितने ये जालसाज बिल्डर होते हैं तरह तरह की स्कीमें दिखा के उनको फंसा लेते हैं और अवैध कॉलोनी में उनको बसा देते हैं। अब वो रहने लगते हैं। अचानक क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन तो होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो होगा कहीं ना कहीं पानी के दबाव से, पानी के प्रेशर में नीचे को बिल्डिंग धंसती है और गिर जाती है, जैसे सावेरी में घटना हुई।
अब ये पुरानी घटना की पुरानी सरकारों ने क्या किया कि पूरा इंफ्रा वसा दिया अलग अलग। आज भी देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये बोला जाता है कि कोई भी प्लॉट कुछ भी ऐसा कहीं से भी कोई इंडस्ट्री का हो, से इंफ्रा का हो, ग्रुप हाउसिंग, कुछ भी कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट खड़ा मिलेगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है वहां पे। तो आप जब विकास के लिए बात करते हैं, रोड डालने के लिए, नाली डालने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, जो जिसको ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं यानी कि सौंदर्यीकरण का काम, तो फायदा क्या होते हैं सीईओ से? जैसे आपकी बात चलती, मतलब पहले के सीईओ में, पहले सीईओ रहे हो चाहे कोई भी सीईओ रहा हो, अभी के सीईओ को कैसी कार्यशैली है? जैसे आपने सीपी के बारे में बताया, अभी के सीईओ मतलब सीईओ की कैसी कार्यशैली? देखिए, जब हम 17 में एमएलए बने, जी जी, जो कच्ची कॉलोनी, मैं अगर गांव गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा। आप संक्षिप्त में थोड़ा संक्षिप्त बता रहा हूं कि पहले इन कॉलोनियों में इतना बदलाव आया है कि जो सरकारी रास्ते छुटे हुए हैं कागज में जी, और उसके दोनों साइड में कॉलोनी बस गई जी, और एक रास्ते ऐसे हैं, जैसे मान ली किसी का 50 बीघी जमीन थी, उसमें प्लॉट काटे तो खेतन में का रास्ता बना लिया, अपने निजी रास्ता हो गए वो। तो उनमें ये परिवर्तन हुआ है अब कि अथॉरिटी ने जो रास्ते सरकारी छुट्टे हुए कागज में रास्ते हैं उनमें काम करना शुरू किया है जी, काम करना शुरू किया। मैं इस बारे में आपका, जब भी मेरी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी, मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों से अवगत कराऊंगा मैं। बिल्कुल। और हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है कि वो अगर जायज़ बात उनसे कही जाती है तो उनका वो संज्ञान लेते हैं, उस पर वो काम करते हैं। जैसे मैंने 2 बात कही, एक तो मैंने कहा कि जिन कॉलोनियों को अथॉरिटी नहीं हटा सकती आबादी के कारण, उन कॉलोनियों में अथॉरिटी विकास करे, मतलब उनको रेगुलाइज कर दिया जाए। उनमें रेगुलाइज को अधिकार तो इसको अथॉरिटी को नहीं है, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी को ये दिक्कत आ रही है। मैं कहता हूं कि वहां कच्चे काम कर दे जी। जैसे कच्चे काम कैसे हैं जी, सीवर न डाले, सीसी रोड न बनाए, इंटरलॉकिंग टाइल बना दे जी। अगर कभी कॉलोनी हटाने की योजना कोई आती है तो कच्चे रास्ते हट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। तो ताकि वहां भी हमारे देश के ही नागरिक रहते हैं, उनकी नागरिकता भी यहीं की है, वो यहीं के नागरिक हैं, उनको जो भारत का नागरिक है उसको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। वहां सरकारी बिजली है, राशन कार्ड है, सारी चीज है, बस रास्ते की दिक्कत है। एक रास्ते की दिक्कत, एक पानी निकासी की दिक्कत है। तो अब क्या मैं इसे जोर शोर से उठाऊंगा कि ये चीजें भी होनी चाहिए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मुख्यमंत्री इन चीजों को संज्ञान भी लेते हैं और टेकअप करते हैं तुरंत। इस तरीके के मामले जो होते हैं, जिला समिति, कार्य समिति के प्रभारी मंत्री, इस समय पीडब्ल्यूडी के जो एमओएस हैं, यानी कि क्या जो एमओएस मिनिस्टर जो प्रभारी मंत्री हैं ब्रजेश सिंह, वो आते होंगे, समीक्षा मीटिंग करते होंगे, आप लोगों की इस तरीके की चर्चा भी चलती होगी। क्योंकि फिलहाल मैंने अथॉरिटी को लेके किया, आपने जो बात बताई वो बहुत अच्छी बात है और ये बात सबको ध्यान में भी रखना है। दादरी क्षेत्र के लोगों से मैं खास तौर पे ये बात कर रहा हूं कि कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके की मुद्दे नहीं उठाता है कि कोई भी जो अवैध कॉलोनी बन गई थी पहले, यानी कि कच्ची कॉलोनी विधायक जी की भाषा में, उन कॉलोनियों का विकास ना हो, यानी कि उनके साथ पार्सलिटी है। क्योंकि हमारा नैतिक अधिकार है, अगर हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ वोट देते हैं, तो हमारा अधिकार है कि वहां की सरकारी योजनाओं को, यानी कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो इंफ्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो विकास से रिलेटेड किसी भी तरीके का हो, बट उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन वो अवैध कॉलोनी बन चुकी है, तो सरकार यानी कि औद्योगिक विकास कैसे वहां काम करे, उसके लिए उन्होंने, विधायक जी ने एक ऑप्शन बनाया हुआ है कि वहां पे कुछ नहीं है तो कच्चा ही कॉलोनी है तो कच्चे ही काम करा दिए जाए, जो बाद में अगर डेमोलाइज की जाए तो उससे इंफ्रा पे यानी कि बजट पे कोई वो नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, कम इस तरीके के लोग सोचते हैं अपनी जनता के प्रति। लॉ एंड ऑर्डर पे विधायक जी ने बहुत अच्छा बताया, विकास के प्रति बहुत अच्छा बताया। अब थोड़ी पार्टी लाइन पे बात करते हैं। एक बात और जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहता हूं जी कि जैसे हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट है जी, एक्सप्रेसवे की तरफ जी जी, ग्रेटर नोएडा भी है जी, यहां बहुत सारी सोसाइटीज हैं, सेक्टर्स हैं। हम सोचते हैं कि इन सोसाइटियों में जो ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी है, नोएडा अथॉरिटी की सोसाइटी है, सब मालदार लोग रहते हैं जी। मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये, जो 1 रूम के मकान में जो 2 रूम सेट में लोग रह रहे हैं वो अल्प आय और मध्य आय वर्ग के लोग जी। यहाँ पर एक कमी है जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो सरकारी अस्पताल बने जी, क्योंकि अल्पाय वर्ग के लोग और मध्य आय इतने सक्षम नहीं है कि वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनका बिल वो दे सकें। और मैं चाहता हूं एक तो हॉस्पिटल्स बने, दूसरा मैं चाहता हूं कि इन जगहों पर
सरकारी स्कूल बने जी, सीबीएसई के स्कूल बने, इंटर कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, क्योंकि आजकल कॉलेजों की पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई, उनकी फीस देनी भी जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए फीस के साथ तो यहाँ पे डोनेशन बहुत चल रहा है कई स्कूलों में, तो मैं एडमिशन ही कराना अपने आप में कर रहा मैं है। चाहता हूँ इनमें मैंने मुख्यमंत्री से मांग करी है, इनमें हॉस्पिटल्स बने, सरकारी अस्पताल जो गरीब लोग इलाज करा सकें, इनमें स्कूल भी बने, जो राजकीय स्कूल बने, गवर्नमेंट के स्कूल बने, ताकि ये जो फीस बहुत ज़्यादा है पब्लिक स्कूलों की, इनकी जो मनमानी चल रही है ये भी समाप्त हो और लोग, कमज़ोर तबके के लोग अपने बच्चों को इनमें पढ़ा सकें। और देखो एक बात और बता रहा हूँ, मैं एमएलए से अलग बता रहा हूँ इस बात। जी जी। मैं कभी कभी क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं चिंता करता हूँ जी। चिंता क्या करता हूँ, एक बार मुझे याद है जब मैं 17 में एमएलए बना तो मैंने अपने उस समय जो माध्यमिक शिक्षा थी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे जी, और उस टाइम में प्रिंसिपल भी था, तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मैं एडी स्कूल में टीचर रहा हूँ और प्रिंसिपल रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुझे चिंता है जी कि एक दिन गौतम बुद्ध नगर में ऐसा आएगा कि बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। कैसे वंचित रह जाएंगे? ये 3 तरह के स्कूल है हमारे यहाँ। एक तो राजकीय स्कूल है जिनकी संख्या बहुत कम है, मैं समझता हूँ 5, 6, 7 राजकीय स्कूल सारे हैं पूरे गौतम बुद्ध नगर में। एक एडीडी स्कूल है जो लगभग 47 के करीब है। जी। दूसरे सेल्फ फाइनेंस के स्कूल हैं, उनकी गिनती नहीं कितने स्कूल हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है। राजकीय स्कूल की और एडीडी स्कूल की फीस बहुत कम है, इनमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। पहले राजकीय स्कूलों में जब पब्लिक स्कूल नहीं थे, ये सबसे अच्छे माने जाते थे और इन्हीं में पढ़कर के बच्चे आईएएस और आईपीएस बने। जैसे उदाहरण के लिए देवराज नागर डीजीपी रहे हैं यूथ पुलिस के, जी बिल्कुल, वो बुलंदशहर राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़े, बाद में इलाहाबाद पढ़े, बीएससी इलाहाबाद से करी जी, तो इन्हीं कॉलेज में पढ़ते थे। आज क्या हो रहा है जी, जो ठीक जिनका गुजारा बढ़िया है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं पब्लिक स्कूल में जी, और जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं राजकीय स्कूल और एडीडी स्कूल में। जी। राजकीय स्कूल गवर्नमेंट चलाती है पूरी तरह से जी। एडीडी स्कूल ऐसे हैं जिनको मैनेजमेंट देखती है जी। उनकी पूरी सैलरी जी गवर्नमेंट देती है, प्रिंसिपल की सैलरी, टीचर की सैलरी, चपड़ा की सैलरी, बाबू की सैलरी सब गवर्नमेंट देती है। एक तरह से वो सेमी गवर्नमेंट है। जी बिल्कुल। मैं भी ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट में टीचर रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि जो 47 स्कूल हैं गौतम बुद्ध नगर में जी, इनमें पहले मैनेजमेंट को अधिकार था प्रिंसिपल की नियुक्ति करना, टीचर्स की नियुक्ति करना, बाबू की नियुक्ति करना, चपरासी की नियुक्ति करना, अधिकार समाप्त करती है। मैनेजमेंट को कोई अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट का काम है मेंटेनेंस का देखना, कमरे ठीक करना, चौक की व्यवस्था करना, ब्लैक बोर्ड ठीक होना, कमरे की साफ पुताई उताई करना, ये सारे काम है। आज कमेटी में पैसा नहीं है, इन स्कूलों पे कोई ऐसी आमदनी नहीं है कि भाई कोई इनकी दुकान बनी हो जिससे किराया तो, इनको फार्म हाउस हो किराया तो कि मैं इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन ऐसा आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इनकी कोई केयर नहीं हो रही, खराब होते जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संज्ञान लिया इस बात का और माननीय मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए अलंकार योजना की स्कीम निकाली और पहले स्कीम निकाली जो इतने पुराने स्कूल हैं एडीडी स्कूल, तो उनमें 50% मैनेजमेंट देगी और 50% ये क्या नाम है गवर्नमेंट देगी। लेकिन जब देखा है सफल नहीं हो पा रहा तो अब ये कर दिया 75% सरकार देगी और 25% मैनेजमेंट देगी और उसमें मैनेजमेंट के भी छूट कर दी कि सांसद, माननीय विधायक और CSR से पैसा भी उसमें लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एडीडी स्कूलों में काम हो रहा है जहाँ शिक्षण कक्ष टूट गए, जहाँ लेबोरेटरी नहीं है। ऐसे मैं समझता हूँ काफ़ी स्कूलों में, काफ़ी स्कूल हमारे गौतम बुद्ध नगर में आए हैं जिससे इन स्कूलों का कायाकल्प होगा इस स्कीम के तहत। और ये पहली बार योगी सरकार ने करा, इससे पहले नहीं था ये। तो शिक्षा की तरफ भी माननीय योगी जी का ध्यान है, प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प करा है, तो शिक्षा की तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान है। और जो मैंने बात बताई हॉस्पिटल्स की, कॉलेज की, और मैं अपने प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर चीज़ हो। दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो मेट्रो ग्रेटर नोएडा से चल रही है और ग्रेटर नोएडा से सपा सरकार में यहाँ कॉलोनी वालों ने, सोसाइटी वालों ने धरकर घुमा दी, इससे मेट्रो में घाटा आ रहा है। ये मेट्रो सीधी बॉटेनिकल गार्डन जाए और बॉटेनिकल गार्डन सीधे दिल्ली जाए,
ताकि ग्रेटर नोएडा के लोगों को सुविधा मिल सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और ये इस पर काम हो रहा है। अभी बोडाकी तक मेट्रो हो गई। मैं चाहता हूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ भी मेट्रो की बहुत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना शेयर जमा कर दिया है, भारत सरकार में भी लटका हुआ है। हम चाहते हैं, हम प्रयासरत हैं कि मेट्रो यहां से नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा तक जाए, ताकि यहाँ के लोगों को उसकी सुविधा मिले। तो अब हम ज्यादा आगे के लिए ब्रीफ में, क्योंकि आप ना पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपर वे में, तो उससे टाइमिंग का फ्रेम रहता है थोड़ा सा इंटरव्यू के दौरान पे, तो हम शॉर्ट ब्रीफ में लास्ट सेगमेंट पे हैं, क्योंकि ज्यादा सेगमेंट जो बीच के थे वो निकल चुके हैं। फिर लास्ट सेगमेंट पे रखते हैं, पार्टी गतिविधियों की बात नहीं करते हैं। ये पार्टी गतिविधियों में क्या रहता है कि बहुत सारी चीजें, हमेशा गुट हर राजनीति में सक्रिय होते हैं, और जो सबसे पहले विपक्ष कम होता है, कुछ पार्टियों के अंदर ही गुट बहुत होते हैं, और हर राजनीति में देखता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी रही हो। लेकिन वो गुट की बात ना करते हुए, क्योंकि इस चीज में जैसे आपने बताया कि स्कूल शिक्षण संस्थान जो बहुत ज्यादा निरंकुश हो चुके हैं, यहाँ पे इतनी सारी फीस के साथ साथ ऊपर से फीस भी लेते हैं, सेगमेंट भी बहुत ज्यादा है, इंफ्रा भी बहुत ज्यादा हैवी कर चुके हैं, और डोनेशन बहुत ज्यादा कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इसकी आपने सवाल उठाई कि क्या आप, एक तो प्राधिकरण के अंदर पूरा मायाजाल नेक्सस फैला हुआ है, और उसमें सब प्राधिकरण के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार की जो सीमाएं होती हैं वो चरम पे होती हैं। क्या वो भ्रष्टाचार की सीमा इस सरकार में, एनजी रवि कुमार के नेतृत्व में या इस सरकार में क्या कम हुई है? सेकेंड, स्कूल की पॉलिसी को मॉनिटर कराते हुए बहुत संक्षिप्त में आपको बताना है। देखिए जी, सबसे ज्यादा समस्या हमारे जनपद में अथॉरिटीज की, जी बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है जी, और यही कारण है किसान बार बार यहाँ आंदोलित हो रहा है जी। ये बहुत पुरानी समस्या है जी। मैं जब 17 में एमएलए बना जी, तो मेरा ज़्यादा क्षेत्र जो है ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, बहुत कम क्षेत्र थोड़ा सा नोएडा अथॉरिटी में पड़ता है। तो मैंने नोएडा अथॉरिटी में भी, ग्रेटर अथॉरिटी में भी, विधानसभा के अंदर भी, और उस समय आज जो हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं महाना जी, उस समय उद्योग विकास मंत्री थे, मैंने क्वेश्चन भी उठाए, और मैंने मुख्यमंत्री से मिला, मैंने किसान भी मिलाई, और माननीय सतीश महाना से मिले, और माननीय पंकज सिंह और मैंने दोनों ने माननीय सतीश महाना के साथ मिलकर के किसानों की समस्या के लिए एक मीटिंग करी। अथॉरिटी की समस्या वास्तव में है, लेकिन इन समस्याओं के बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि अथॉरिटी एक नोएडा 5% का प्लॉट जो भूमि एक्वायर करती है, और ग्रेटर नोएडा 6% का प्लॉट देती है। पहले तो हमारी सरकार से पहले इनमें बहुत भ्रष्टाचार था जी। जो बाहर के लोग थे उनने प्लॉट अच्छी जगह लगवा लिया, जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके प्लॉट कम चौड़े रास्ते पर लगे। एक तो वो सिस्टम खत्म कर दिया है जी। दूसरा, जब मैंने बहुत दबाव डाला और विधानसभा में क्वेश्चन करे तो नरेंद्र भूषण जी ने प्लॉट लगा दिए, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो रही है अथॉरिटी में कि बहुत सारे केस, जैसे मान लीजिए मेरी ज़मीन एक्वायर होगी, मैंने मुआवजा उठा लिया, इस तरह के केस हैं। कुछ लोगों ने मुआवजा भी नहीं उठाया और उन पर कब्जे कर रखे हैं, और कब्जे के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है जी। स्टे लेने के कारण जो 6% और 5% के प्लॉट लगने चाहिए जी, वो नहीं लग पा रहे जी, समझ ना जी। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, मतलब भ्रष्टाचार पे अंकुश है पहले से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो प्लॉट लगाए जा रहे हैं, और वो प्लॉट ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं। पहले तो प्लॉट लगा दिए जहां पोजेशन ले सकते थे किसान, ऐसे प्लॉट लगा दिए। अब ऐसी जगह प्लॉट लगाए जा रहे हैं, थोड़ा समय तो लग रहा है कि जहां पर पोजेशन आसानी से मिल रहा है, कोई हाईकोर्ट का स्टे नहीं है, बिल्कुल क्लियर करके जमीन दी जा रही है। तो 6% और 5% के प्लॉटों को लगने में है पारदर्शिता है, बहुत अधिक काम पहले से अच्छा हो रहा है। पहले बहुत भ्रष्टाचार था अथॉरिटियों में, और इस भ्रष्टाचार का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा जब 17 में एमएलए बने जी, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के कारण 7,500 करोड़ का कर्जा ग्रेटर नोएडा पे अथॉरिटी पे। अब क्या कर्जा वो माफ कम हो चुका है? कर्जा काफी कम हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण देखा जाए तो अब कर्जा मुक्त होने की देखो पहले क्यों कर्जा था जी? पहले कर्जा इसलिए था कि बसपा सरकार में भ्रष्टाचार सीमा पर था जी। बसपा सरकार में जो बिल्डर की स्कीम निकाली, जो इंडस्ट्री की जमीन बिल्डर को कन्वर्ट करके बिल्डर को दे दी, टेबल के नीचे कर पैसा लेकर के वहाँ पर उनको सुविधा देने के लिए, बिल्डर को सुविधा देने के लिए, सुविधा शुल्क लेने के लिए 10% पैसे पे वो प्लॉट आवंटित कर दिया, और कह दिया कि 3 साल तक ना कोई ब्याज ना कुछ, आप बनाओ। दुनिया भर का कर्जा लेकर के वहाँ डेवलपमेंट कर दिया। अब जब 3 साल बाद आए तो पैसा वापस बिल्डर ने जमा नहीं किया, डिफॉल्ट, और अथॉरिटी की स्थिति इतनी खराब होगी, सड़कें टूट गई,
पार्क खत्म हो गए, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल खराब, सड़कें टूटी हुई, और अथॉरिटी पे काम करने के लिए पैसा नहीं, और जो इंटरेस्ट अथॉरिटी को उसे नहीं दे पा रही थी, सही तरह से सैलरी नहीं दे पा रही थी। आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी काफी उभरी है और कर्जा भी बहुत कम हुआ है। अभी है कर्जा, लेकिन कम कर्जा है। और सपा सरकार के, बसपा सरकार के लास्ट के कार्यकाल में 5 साल सपा सरकार रही, जो अथॉरिटी का काम था जमीन को लेना और बेचना, प्लॉट को बेचना, वो सारा बंद हो गया। पैसा निकलता रहा, उसके खाते से निकलता रहा। अथॉरिटी की स्थिति बहुत दयनीय होगी। आज अथॉरिटी पहले से बहुत अधिक अच्छी स्थिति में है। मतलब माना जाए कि एनजी रवि कुमार के आने से जितने समय से और एनजी रवि क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा पाए हैं? लग रहा। और रवि कुमार के आने से जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उनकी KFT भी कर दी है, ताकि उनके इंटरेस्ट से डेवलपमेंट के कार्य होते रहे, और कर्जा भी कम हुआ है। तो पहले से काफी सुधार है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई जैसे विधायक जी ने, क्योंकि हमारे पास समय का वो रहता है, अभाव रहता है। पूरे प्राधिकरण की समस्याओं से, जनता की समस्याओं से, मोटिवेशनल जितनी भी चीजें, यानी कि जो एक विधायक जनप्रतिनिधि का काम होता है, उन्होंने पूरे विकास 2017 से लगातार विधायक हैं। पहले टर्म भी लगातार काफी मात्रा में वोटों से जीते थे, सेकेंड टर्म और ज्यादा वोटों से जीते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखा जाए तो जिस तरीके से ये 100 विंडो कही जाती है, प्राधिकरण हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विकास की बात हो, वो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर अग्रसित है। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच बने रहते हैं, सरकार के काम की, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जनता तक लेके जाते हैं। तो जैसा विधायक जी ने बताया, पूरे विस्तार से बताया, पूरी एक एक कड़ी को जोड़ के बताया, कैसे काम किया, पिछली सरकारों ने क्या काम किए थे, इस सरकार में हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, हमारे ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर ब्यौरे से सुना। इस पूरे पॉडकास्ट में आपके लिए पूरा डीप से, यानी कि पूरी ब्रीफिंग के साथ विधायक जी के शब्दों से आपको पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ था। तो धन्यवाद विधायक जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी और मेरी बात जनता तक पहुंचाएंगे। जी, और जी, आपने मुझसे समस्याओं के बारे में पूछा जी, और मैंने समस्याओं के बारे में बहुत अच्छे से आपने जनप्रतिनिधि के नाते होने की समस्या हल करने का एक तरीका होता है, उसके बारे में आपको बताया। मेरे उससे संतुष्ट हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।